वर्कर ए जॉब 1 को 10 घंटे में कर सकता है और वर्कर बी जॉब 1 को वर्कर ए जॉब 2 को 15 घंटों में कर सकता है। वहीं वर्कर बी जॉब 1 को 12 घंटों में और जॉब 2 को 20 घंटों में कर सकता है। अब अगर मुझे यहां पर देख करके सिलेक्शन करना है तो बेटा मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन, मतलब अगर मान लो ऐसा होता था ना कि भैया यहाँ पर मान लो इससे हो जाते हैं 13 घंटे, तब तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि कौन सा काम कौन से वर्कर को देना है। जैसे वर्कर ए को बेटा मैं 10 घंटे या 15 घंटे में से, जैसे जॉब 1 को काम करने में 10 घंटे और 12 घंटे लग सकते हैं, कौन सा टाइम कम लग रहा है? 10 घंटे, तो मैं वर्कर ए को जॉब 1 दे दूंगा। और 15 घंटे और 13 घंटे में से जॉब 2 को करने के लिए कौन सा टाइम लग रहा है? 13 घंटे। तो यहाँ पर तो सीधी सीधी एलोकेशन नजर आ रही है कि भैया 10 घंटे और 13 घंटे की एलोकेशन हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की गलती से ऐसा हो, तो दोनों काम को वर्कर ए पहले कंप्लीट कर सकता है, वर्कर बी बाद में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वर्कर ए तो एक काम ही करेगा। कौन सा करवाए? ठीक है, नहीं बी करवा बेटा, जहां पर उसकी प्रपोर्शनेट एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए। यहाँ पर तो अभी हमारे को टेक्निक की जरूरत भी नहीं है। टेक्निक की जरूरत तब पड़ेगी जब प्रपोर्शनेट एफिशिएंसी भी काम नहीं आएगी आपकी। जैसे यहाँ पर तो प्रपोर्शनेट एफिशिएंसी नजर आती है। जैसे वर्कर ए जो है वो वर्कर बी के मुकाबले ज्यादा होशियार है, नजर आ रहा है। 12 घंटे की जगह 10 घंटे में काम करे, 20 घंटे की जगह 15 घंटे में काम करे। जहां पर उसकी एफिशिएंसी जिस जॉब में ज्यादा होगी बी के मुकाबले, बोला काम बी को दे देंगे, दूसरा काम बी को दे देंगे। अब काम को तो करवाना ही, बेशक मजबूरी में बी को देना पड़ेगा, लेकिन देना तो है ना। दो काम करवाने, दो अलग अलग वर्कर करेंगे, तो बी को कौन सा काम दे उसके ना प्रपोर्शनेट एफिशिएंसी निकाला कि वर्कर ए 10 घंटे में काम करता है और जबकि वर्कर बी वही वाला काम कितने घंटों में करता है? 12 घंटों। तो इसका मतलब 12 घंटों वाला काम वर्कर ए कितने घंटों में कंप्लीट कर सकता है? 10 घंटे। 12 घंटों वाला काम वर्कर ए 10 घंटों में कंप्लीट कर देता है, यानी कि वर्कर ए की जो एफिशिएंसी लेवल है वो है 120%। और 20 घंटे वाला काम वो कितने घंटों में कंप्लीट कर देता है? 15 घंटों में। तो ये आ जाएगा बेटा 133.33%। तो जहां पर उसकी प्रपोर्शनेट एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो वाला काम उसको दे देंगे। तो वर्कर ए से बेटा मैं जॉब 2 करवा लूंगा, यहाँ पर उसका एफिशिएंसी लेवल 133%। और फिर मजबूरी के अंदर अब मुझे जॉब 1 किससे करवानी पड़ेगी? वर्कर ए से, अभी से। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने कोई टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मान लो बेटा यहाँ पर 5 वर्कर 5 जॉब होती, अब आपकी प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुमको 25 बार एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हर वर्कर की, हर जॉब के साथ। और फिर तुम उसको देख करके कैसे कैलकुलेट करते? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स, टेक्निक है, और वो टेक्निक बहुत लॉजिकल है। वो ये चेक करते हैं कि अगर मान लो कोई भी काम करने के लिए, जैसे जॉब 1 को परफॉर्म करने के लिए वर्कर ए बेस्ट है कि नहीं? जॉब 1 को परफॉर्म करने के लिए 10 घंटे या 12 घंटे लगेंगे, लेकिन वर्कर ए जो है वो 10 घंटे में काम कर सकता है। लेकिन अगर मान लो मैंने बेस्ट वर्कर को ये जॉब एलोकेट नहीं करी तो मुझे नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 2 घंटे। तो जो असाइनमेंट टेक्निक है बेटा वो नुकसान के हिसाब से काम करती है, और वो ऐसी जगह पे एलोकेशन करती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक वर्कर सारी जॉब को सबसे कम टाइम में कर सकता है, लेकिन एक वर्कर हर जॉब पे लगाया थोड़ी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे सर? हम देखेंगे कि अगर मैं इस वर्कर को, इस सबसे बेस्ट वर्कर को ये अगली जॉब असाइन ना करूं, किसी और वर्कर को करूं, तो नुकसान होगा। वो नुकसान कितना होगा? मेरा वो नुकसान कम से कम होना चाहिए। हमारा वो नुकसान क्या होना चाहिए? कम से कम। तो उसको बोलते हैं पेनल्टी। तो आप जब यहाँ पर जॉब एलोकेशन करते हो तो आप पेनल्टी को लेकर के करते हो कि मेरी पेनल्टी कम से कम आनी चाहिए। समझ में आती है बात? और आप असाइनमेंट टेक्निक समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं सब की, फिर उसके हिसाब से असाइनमेंट टेक्निक हम अप्लाई करें। प्लीज असाइनमेंट चेक करें, असाइनमेंट चेक करा ना। हाँ जी।
तो भाई आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हम अपनी टेक्निक सप्लाई करें। ठीक है, टेक्निक जरा सीखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। 6 men are available for different jobs. From the past records, the time in the hours taken by different person for different jobs are given below. तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ जॉब देखो कितनी लिखी हुई है, 6। नंबर ऑफ वर्कर्स भी कितने हैं, 6। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। 6 by 6 की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मान लो अब बेटा यहाँ पर हर वर्कर को हर सेम एक एक जॉब देनी है, या फिर हर जॉब पे एक एक वर्कर एलोकेट करना है। मान लो आपके पास 6 जॉब होती, 5 वर्कर होते, तो फिर क्या करते, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती? क्या हर जॉब पे वर्कर एलोकेट हो जाता? नहीं। तो बेटा अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो साथ में किस चीज की मैट्रिक्स है, कोस्ट की मैट्रिक्स है। किस चीज की मैट्रिक्स है, कोस्ट। यानी कि जहां पर आपके रिसोर्सेज की इनपुट होती है, रिसोर्स जहां पे लगाते हैं वहां पे कोस्ट लगेगी, सीधी सी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है ये सेल्स की मैट्रिक्स होती है और ये सेल्समैन होते, तो क्या वो कोस्ट होता है या फिर वो रेवेन्यू होता? तो रेवेन्यू तो ज्यादा होना चाहिए। तो मैं थोड़ी बोलूंगा यहाँ पर 10 की जगह 12 रुपए मिल रहे, तो इसको मत दो। ज्यादा मिलेंगे तो वहां पर तो उल्टा तरीका चलाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान से क्या देखना है कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट की, जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम होती है, सर बेसिक प्रॉब्लम मतलब बेसिक क्वेश्चन, वो कौन सा होता है, जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स और चलो वो तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी थी, साथ में बेटा वो पोस्ट मैट्रिक्स हो। कौन सी वाली मैट्रिक्स हो? तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आर्स दे रखे हैं, रिसोर्सेज की इनपुट हो रही है, तो इसका मतलब ये इनपुट मैट्रिक्स है, ये कोस्ट मैट्रिक्स है। ध्यान समझ में आई बात? तो आप क्या चाहते हो, टाइम कम से कम लगे या टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे? सॉरी, सेल और प्रॉफिट की मैट्रिक्स होती तो फिर हम क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो कोस्ट मैट्रिक्स का मतलब होता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमाइजेशन। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको रिजल्ट मिनिमाइज करना है, आपको जो आर्स एलोकेट करने हैं वो मिनिमाइज करने हैं, रिसोर्स जो एलोकेट करने हैं वो मिनिमाइज करने हैं। अरे छोड़ दे उसको, क्या करना है ये देखना ना, ये देखना। अब बेटा इस मैट्रिक बेटा ये आपकी एक तो पहली बात तो ये डिसाइड होगा कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने अवेलेबल है ये बेसिक प्रॉब्लम, और बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सीधे सीधे स्टेप है। ठीक है, हमको क्या ढूंढनी है, पेनल्टी। पेनल्टी, पेनल्टी कैसे ढूंढते हैं सर? आपको बेटा पेनल्टी वर्कर वाइज भी ढूंढनी है और जॉब वाइज भी ढूंढनी है, दोनों तरीके से। जॉब वाइज जैसे यहाँ पर अगर आप बात करोगे बेटा, तो एक वर्कर ए 1 है, तो इसके लिए सारी कॉस्ट है, तो पहले वर्कर वाइज ढूंढोगे, फिर आप जॉब वाइज भी पेनल्टी ढूंढोगे। पेनल्टी कैसे ढूंढेंगे, जैसे अगर मैं वर्कर वाइज बात करूं तो वर्कर 1 जॉब 1 को 2 घंटों में कंप्लीट कर सकता है, जॉब 2 को 9 घंटों में कंप्लीट कर सकता है, 2 घंटों में कंप्लीट कर सकता है, 7, 9, एक अलग अलग टाइम आपको दे रखा है जॉब को कंप्लीट करने का। वर्कर 1 के बारे में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो वर्कर 1 सबसे कम टाइम में कौन सी जॉब परफॉर्म कर सकता है, बताओ? सबसे कम टाइम में कौन सी जॉब परफॉर्म कर सकता है? स्विच जॉब को सबसे कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ये वाली जॉब मैं इसको ना दूं, कोई भी और जॉब दे दूं, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा ना। तो कितना कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सर? अगर 1 घंटे वाले काम में इसको नहीं देता और जॉब बंद दे देता तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे टोटल लगेंगे। एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा। तो वो एक्स्ट्रा टाइम मेरी पेनल्टी होगी। ऐसी आपको ये पेनल्टी जॉब वाइज भी ढूंढेगी। जॉब नंबर 2 को सबसे कम टाइम में वर्कर नंबर 4 कर सकता है, लेकिन अगर मैं वर्कर नंबर 4 को ये जॉब नहीं देता, किसी और को देता हूँ, तो मुझे नुकसान होगा। कितने कितने का सर? 1 को दे दिया तो 7 घंटे का नुकसान, सी 2 को दे दिया तो आपका 6 घंटे का नुकसान, यहाँ पे 4 घंटे का नुकसान। इधर तो कोई नुकसान है ही नहीं, इधर दे दिया तो 1 घंटे का नुकसान, इधर दे दिया तो 7 घंटे का नुकसान। आपको नुकसान ढूंढने, जॉब वाइज भी ढूंढने हैं और वर्कर वाइज भी।
और जहां पर ये नुकसान सब जीरो 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 हो गए ना, सिर्फ वहीं पर ही एलोकेशन पे जॉब। कितना आसान है, सिर्फ नुकसान नुकसान ढूंढने हैं, और नुकसान कम से कम होना चाहिए, यही तो टारगेट है कि नहीं। और जरा सीखे सर स्टेप्स क्या होंगे। पहले दो स्टेप तो बड़े आसान है, एक बार रो वाइज कंपैरिजन करना है, एक बार कॉलम वाइज करना। बेसिक प्रॉब्लम का सीखा, पहला स्टेप क्या, परफॉर्म रॉ मिनिमा ऑपरेशन। बेटा सॉल्यूशन के लिए भी ना ये मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, बिना इस मैट्रिक्स के स्टेप नहीं लिखे जाने। अगर आप नोटबुक में भी सवाल को करोगे तो पहले क्या बनानी पड़ेगी, ये मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसी ही बनानी पड़ेगी, ऐसे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आपको डेटा इसके अंदर फिट करना है। बिना इसको फिट करे अगर आप सीधा स्टेप अप्लाई करोगे नंबर काट लेगा पहले स्टेप पे। आपको मैट्रिक्स बनानी, हर स्टेप के बाद मैट्रिक्स बनेगी। जैसे एक मैट्रिक्स ही बनी हुई है, नेक्स्ट मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, परफॉर्म। पहला स्टेप क्या है बेटा, रॉ मिनिमा ऑपरेशन। रॉ मिनिमा ऑपरेशन काम कैसे करता है बेटा, हम अपने हर रॉ में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट रॉ में से मिनिमम वैल्यू 1 है, और उसको बाकी पूरी रॉ की वैल्यू सेल में से माइनस कर देंगे। डेटा मिनिमम सेल वैल्यू of each row from every element of that row। तो हर रो की जो मिनिमम सेल वैल्यू है उसको उस पूरी रो के एलिमेंट में से, हर एलिमेंट में से माइनस करना। तो हमारे पास जो बेटा नई मैट्रिक्स बनेगी, 6 बाय 6 की मैट्रिक्स आपने बनानी। मैन 1 2 3 4 5 6, जॉब 1 2 3 4 5 6। तो बेटा अगर आप पहले वाले में से माइनस करते हो फर्स्ट रो, सबसे मिनिमम सेल वैल्यू क्या है, हर एक में 1 1 है, तो हर सेल में से 1 माइनस होता जाएगा बेटा। दो में से क्या, हाँ तो बेटा ये रहेगा 1 8 1 6 8 0। फिर उसके बाद 5 7 6 5 13 0। अगले वाले में भी 1 है बेटा, 3 5 4। उसके बाद 4 2 8 4 11 0। 8 ये तो हो गया जी पहला स्टेप। अब आपको ये जो पेनल्टीज ढूंढनी है बेटा वो रो वाइज ढूंढनी है, तो ऑपरेशन का नाम क्या है, रो मिनिमम। अब बेटा आपको सेकंड स्टेप अप्लाई करना है, वो है कॉलम मिनिमम। कॉलम वाइज आपको कैलकुलेशन करनी है पेनल्टी। स्टेप अप्लाई कॉलम मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म।
कॉलम मिनिमा ऑपरेशन। कैसे अप्लाई करना है कॉलम मिनिमम? हर कॉलम में से जो मिनिमम सेल वैल्यू है उसको बाकी सारे एलिमेंट में से माइनस करना। डिडक्ट मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, यानी कि वर्टिकली बात होगी बेटा, ईच कॉलम फ्रॉम every element or cell of that column, सिर्फ उसी कॉलम के men and jobs। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलो कॉलम वाइज, इस वाले कॉलम में से मिनिमम क्या है? वन, फोर जीरो, फोर टू टू थ्री सेवन। अगले वाले में मिनिमम वन, तो सेवन सिक्स फोर जीरो वन सिक्स जीरो फाइव थ्री फाइव सेवन एंड 10। उसके बाद बेटा मिनिमम हमारे पास दो, तो चार तीन जीरो जीरो दो। उसके बाद मिनिमम हमारे पास सात, तो एक छ जीरो दो चार और एक, इसके दो जीरो। दो स्टेप समझ में आ गए, ये भी स्टेप। अब बेटा ये स्टेप पूरे हुए हैं नहीं हुए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 3 अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑपरेशन। अब आपने जो जीरोस आपको नजर आ रही है बेटा, आपको ये जीरोस को लाइन के थ्रू कवर करना है। जैसे एक सिंगल लाइन डालूंगा तो बेटा ये सारी जीरो कवर हो जाएगी। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है टू कवर ऑल द जीरो। कम से कम लाइन डालनी है, ऐसे नहीं सर एक एक जीरो के लिए लाइन डालनी, कम से कम लाइन डाल के ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करनी। तो स्टेप 3 है हमारे पास। लाइन ऑपरेशन कैसे लगता है? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। और ये कैसे कर सकते हो आप? मिनिमम नंबर तक कैसे पहुंच सकते हो? सबसे पहले दो स्टेप क्या हो सकते हैं, आप चेक करो कोई ऐसी रो मिल जाए जिसमें सिंगल जीरो हो। जैसे ये वाली जो रो नंबर 2, इसमें सिंगल जीरो है ना, तो इसमें वर्टिकल लाइन डाल दो, क्योंकि सिंगल लाइन तो डालनी ही डालनी पड़ेगी जीरो कवर करने के लिए। तो इससे बड़े वर्टिकल लाइन डाल दो और जीरो कवर हो सकती है। तो पहले आप ऐसी रो ढूंढो जिसमें सिंगल जीरो है, लाइन वर्टिकल डाल दो। फिर आप ऐसा कॉलम ढूंढो जिसमें सिंगल जीरो है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। तो इससे क्या होगा, आपकी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ही डलेगी। ठीक है, तो रॉ विद सिंगल जीरो मिल जाए तो लाइन कौन सी डाल दो फिर? वर्टिकल। और अगर बेटा आपके पास कॉलम मिल जाए सिंगल जीरो वाला,
तो रो डाल दो बेटा आप, समझ में आ गई बात? आओ जरा लाइन डालें। सर हमने पहले देखा इसमें तो 3 जीरो है, इसमें सिंगल जीरो, तो जब इसमें सिंगल जीरो है तो बेटा मैं वर्टिकल लाइन डाल सारी जीरो उसको कवर कर दूं। उसके बाद इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं। चलो अब जरा वर्टिकली चेक करो, इसमें सिंगल जीरो है तो लाइन वेट आपको डाल दोगे हॉरिजॉन्टल। के बाद इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। अरे क्वेश्चन ही गलत पकड़ लिया, मेरे को लग रहा है इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन पकड़ लिया। चलो अब इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी की जाएगी। चलो जी, अब बेटा हमारे को कोई भी सिंगल जीरो वाले समझ नहीं आ रही, अब हमारे को कम से कम लाइन डाल के, कम से कम लाइन डाल के जीरो कवर करके, तो बेटा कितनी लाइन डलेगी? सर वैसे तो देखा जाए 3 लाइन भी डल सकती है, एक इधर एक इधर और एक इधर, लेकिन हमको कम से कम डालनी है तो वो 2 में काम कवर हो जाएगा, हमको 2 लाइन डालनी है। समझ में आ गई बात? अब ये डल गई लाइन ऑपरेशन। सर ये लाइन ऑपरेशन से क्या करना है? जितनी लाइन डली है बेटा वो पता है कितनी होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 6 बाय 6, है ना? तो कम से कम 5 लाइन डलनी चाहिए, सॉरी इक्वल टू डलनी चाहिए, 6 डलनी चाहिए यहाँ स्टेप। तो यहाँ पर आपको बेटा चेक करना है नंबर ऑफ लाइन्स शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ अभी जीरो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जहाँ पे हर जगह पर एलोकेट हो जाए जॉब। जैसे इधर जॉब एलोकेट करने में तो कोई जॉब एलोकेट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि कहीं पे जीरो ही नहीं है, इधर भी नहीं हो पाएगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी मैट्रिक्स में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो अगर तो ऐसा हो जाता कि भैया मेरा नंबर ऑफ लाइन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर आ जाते, मेरा सवाल यही खत्म हो जाता, अब मैं जॉब एलोकेट करता जहाँ पे जीरो। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर जीरो पूरी नहीं है, जॉब अभी पूरी एलोकेट नहीं हो रही, तो अब मुझे एक स्टेप और लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? सर क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई है 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 6, तो 6 लाइनें डलनी चाहिए, तो इंप्रूवमेंट डालेंगे बेटा। इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं? इंप्रूवमेंट 1 कैसे लगाई जाती है ये इंप्रूवमेंट? बेटा जो भी देखो, दिक्कत हमारे को कहां पर है, जो लाइन में कवर नहीं हो रहे क्योंकि वहां पर एलोकेशन नहीं हो पा रही, तो जो भी अनकवर्ड सेल है, अनकवर्ड, इनमें से मिनिमम सेल को सिलेक्ट कर, सेल वैल्यू को, मिनिमम सेल वैल्यू क्या है इन सब में से? 4 6 5 3 6 3 1 7 2 4 7 6 10 10 1 एक है बेटा इनमें से मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पूरे अनकवर्ड सेल में से जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 1। तो जो भी अनकवर्ड सेल है उसमें से मिनिमम सेल वैल्यू सिलेक्ट करना है ऋषभ, मिनिमम सेल वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसके बाद क्या करना है? सर उसको सारी सेल वैल्यू में से माइनस कर देना है अनकवर्ड में। जैसे एक आ गया तो 4 में से 6 5 3 6 3 1 7 2 4 7 6 10 10 1, इन सब में से उसको माइनस कर देना, मिनिमम सेल वैल्यू। ठीक है जी? और जो ऑलरेडी लाइन में कवर्ड है उनके साथ कुछ नहीं करना, जो कवर्ड नहीं है सिर्फ उसी में से माइनस करना है। क्या क्या करना है? जो कवर्ड नहीं है उसमें से माइनस करना है, और जो कवर्ड है उसके साथ कुछ नहीं करना। लेकिन जो इंटरसेक्शन, जहां पर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्शन पर है, वहां पर वो मिनिमम सेल वैल्यू ऐड होगी। क्या होनी? ऐड होगी। आओ जरा सीखे सर इंप्रूवमेंट 1 कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सिलेक्ट मिनिमम सेल वैल्यू, कहां से? पूरी मैट्रिक्स में से या सिर्फ अनकवर्ड में से? फ्रॉम
अनकवर्ड सेल्स फ्रॉम अनकवर्ड सेल। तो पहले आपने मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। एक सेकंड, मिनिमम सेल वैल्यू फ्रॉम अनकवर्ड सेल, वैल्यू आ गई आपके पास। सर क्या करेंगे उसके बाद उसको डिडक्ट करना हर अनकवर्ड सेल में से, डिडक्ट इट फ्रॉम एवरी अनकवर्ड सेल। ठीक है जी। साथ में ऐड कर देना, एडिड टू एवरी इंटरसेक्शन। तो अनकवर्ड सेल में से मिनिमम सेल वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी, उसके बाद अनकवर्ड में से सब में से माइनस कर देना है, और इंटरसेक्शन पे ऐड कर देना। ठीक है जी। बाकी जो नॉर्मली लाइन के नीचे आ रहे हैं इनके साथ कुछ नहीं करना। तो बेटा इंप्रूवमेंट वन के बाद आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, जरा ध्यान से देखो। वर्कर 1 2 3 4 5 6, जॉब 1। क्यों तेरा ध्यान ना बेटा फोन पे ज्यादा रहता है, मुझे लगता है कि तेरे को फोन का एडिक्शन हो पड़ा है। नहीं, क्लासेस के अंदर भी तो टीचर के बिल्कुल सामने बैठे हुए अगर फोन को छेड़ रहा है ना बीच में, ठीक, इसका मतलब तेरा अब कंट्रोल खत्म हो चुका है इस चीज, तू करना नहीं चाहता लेकिन ये हो रहा है। चलो पहले अनकवर्ड सेल के बारे में बात करते हैं बेटा। अनकवर्ड सेल्स में से जो मिनिमम वैल्यू है, पहले तो कवर है ना, सिर्फ लाइन के अंदर कवर हो गई। वो लिख वो लिख देते। तो 0 7 0 4 1, के बाद 3 और 4, 2 4 3 0 0, 2 4 3 0 0, 2 0 5 0 2। इन पे तो कुछ नहीं करना, और साइड में से बेटा एक ये वाला जीरो इंटरसेक्शन पे नहीं, और ये वाले जीरो, 0 0 0। क्या क्या करना है हमने, सर जो अनकवर्ड सेल है उनमें से तो माइनस करना है, तो इस वाले थर्ड रो में से सेकंड रो में क्या होगा, सर 1 माइनस करेंगे, 3 5 4 2 5, 3 5 4 2 5, तो 3 5 4 2 5। ओके, उसके बाद इन सब में से एक एक माइनस होगा, तो 2 0 6 1 3, 2 0 6 1 3। और नीचे वाली मैट्रिक्स में बेटा 1 माइनस होगा, 6 5 9 9 0। और जो इंटरसेक्शन वाली तीन जगह बच गई बेटा, वहां पे 1 1 1 ऐड होगा, सब में जीरो था यहाँ पर, तो 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, सब में 0 0 था ना बेटा। जीरो में 1 ऐड करोगे इंटरसेक्शन पे तो 1 ही आएगा। चलो अब बेटा ये आपके पास नई मैट्रिक्स है, फिर से लाइन ऑपरेशन लगाना है, सेम टू सेम इसी मैट्रिक्स पे ऊपर ही लिख सकते हो बेटा, इंप्रूवमेंट वन। ये सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, एंड अप्लाई लाइन ऑपरेशन। आओ जरा लाइन डालें। सबसे पहले बेटा यहाँ पर 2 0 है, इस वाले में अभी भी 1 0 है, तो मैं वर्टिकल लाइन डाल देता 2 0 है, 2 0 है, इसमें सिंगल जीरो है, तो वर्टिकल लाइन डाल देते। सर वैसे तो 2 0 है, लेकिन एक तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, तो अभी तो मेरे लिए एक जीरो बचा हुआ है, तो इसके लिए मैं वर्टिकल लाइन डाल दूं। ओके, इस वाले में बेटा हमारे पास 1 0 है, इसके लिए भी वर्टिकल लाइन डाल देंगे।
फिर कॉलम वाइज चेक करते बेटा, इसमें सिंगल जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। ठीक है, तो लाइन आपने कैसे डालनी है? फिर सिंगल जीरो है तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। इसमें दो जीरो, तो इसको वर्टिकल लाइन ही ठीक है इसमें तो। ठीक है, कितनी लाइन चली? क्या नंबर ऑफ लाइन अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है? नहीं। इसका मतलब एक और इम्प्रूवमेंट लगी, बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने अप्लाई करा, बिल्कुल डिट्टो इम्प्रूवमेंट टू। क्या करना पड़ेगा सर? उसके बाद क्या लगाएंगे? लाइन ऑपरेशन। और जरा मैट्रिक्स पुट करें बेटा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले तो जो कवर्ड है उनको कर लेते हैं। 0 0 0 1 9 5 0 2 0 0 1 1 0 0। अब जो अनकवर्ड रह गए, इसमें से मिनिमम सेल वैल्यू को पकड़ो। सर मिनिमम सेल वैल्यू 2 है, और इसको सब में से माइनस कर देते हैं बेटा। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1 0 0 0 4। 1 0 0 0 4। और 2 माइनस करना है बेटा, पूरी मैट्रिक्स में से 2 ही सिलेक्ट करना। तो 2 माइनस होगा 2 1 3 4 7। 2 1 3 4 7। और जो इंटरसेक्शन है उस पे बेटा ये 2 ऐड हो जाएगा। तो 7 में 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 9। 4 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 6। 1 में 2 ऐड कर दोगे तो 3, और 1 में 2 ऐड कर दोगे तो 3। तो ये नई मैट्रिक्स बन गई। या फिर से जीरो वाली लाइनें डालनी है। ओके, तो पूरी रो में 2 है, इसमें सिंगल जीरो है, वर्टिकल लाइन डाल देंगे बेटा। ठीक है, इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो है, 2 जीरो, इसमें सिंगल जीरो, वर्टिकल लाइन। कॉलम वाइज में 4 जीरो है, इसमें इसमें 2 3 2 जीरो, इसमें सिंगल जीरो, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। 2 जीरो है इसमें। चलो अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन डाल दी। कम से कम 3 लाइन तो डलेगी, चाहे आप ऐसे ऐसे करके कवर कर लो, चाहे आप ऐसे ऐसे करके कवर कर लो, कम से कम 3 लाइन तो डलनी ही डलती। तो हम वर्टिकली डाल लेते हैं बेटा। 3 से कम लाइन में काम बनेगा नहीं। कितनी लाइन होगी भाई? अब ये सवाल खत्म है। अब आपने पास जॉब एलोकेट करनी है। देखो वैसे तो ऐसा हो सकता है कि एक वर्कर के लिए बड़ी सारी जॉब एलोकेट हो रही है, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि क्या कोई जॉब ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्कर आ सकता है, या फिर कोई वर्कर ऐसा है जो सिर्फ एक ही जॉब को कर सकता है जहाँ पे जीरो पेनल्टी हो। तो पहले पहले आप उसको एलोकेट करो, बाकी फिर मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मैंने जब देखा वर्टिकली, भैया ये वाली एक जॉब को 4 वर्कर कर सकते हैं बिना पेनल्टी के, इस वाली जॉब को 2 वर्कर कर सकते हैं,
इस जॉब को एक ही वर्कर कर सकता है बिना पेनल्टी। तो ये जॉब तो इसी को ही देनी पड़ेगी और कोई चांस ही नहीं। आप वहां पे सर्कल करोगे या फिर स्क्वायर बना सकते हो। चलो मैं स्क्वायर बना दूं। तो वर्कर वन को जॉब कौन सी दे दी बेटा आपने, 3। देखो कहीं और भी सिंगल जीरो अगर नजर आ जाए तो सर इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, ऐसे चेक करते हैं तो इसमें 1 जीरो है। वर्टिकली अपने हॉरिजॉन्टली चेक करना शुरू करा तो इसमें 1 जीरो निकला है। तो इसका मतलब वर्कर 2 को जॉब 6 ही दी जाएगी। 3 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो तो है लेकिन एक तो जॉब ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है ना। यानी कि वर्कर 6 के लिए जॉब नंबर 5 और जॉब नंबर 6 दोनों अवेलेबल है। लेकिन जॉब नंबर 6 तो ऑलरेडी आपने जॉब 2 को वर्कर 2 को दे दी, तो इसके लिए सिर्फ कौन सी बची है? हाँ जॉब 5। तो बेटा जॉब 5 इसको दे देंगे, एलोकेशन कंप्लीट। ऐसे ही अब बेटा आपके पास जो और जॉब पड़ी है, अब आप ये मर्जी से एलोकेट कर सकते हो। जैसे मैन 3 को बेटा आप इन तीनों में से कोई भी जॉब दे सकते हो। 3, 1, 4, 1 और 4, 3 में से 1 और 4 में से कोई भी दे सकते हो। वर्कर 4 को 1, 2 और 4 में से कोई भी दे सकते हो। वर्कर 5 को 1 और 2 में से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर मैं वर्कर 1 3 जॉब नंबर 4 दे दूं, वर्कर नंबर 4 को मैं जॉब नंबर 2 या 1, 2 में कोई भी मर्जी दे दो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 के लिए बेटा ऑटोमेटिकली कौन सी बचेगी, जॉब नंबर 2। ये कुछ और भी हो सकता था, आपने इसको एवरी दे दी तो इसको एवरी दे देते फिर, है ना। लेकिन आंसर आपका वही का वही रहेगा, जो मिनिमम टाइम आएगा अब आपके पास वही का वही आने वाला है। तो हमने बेटा जो जॉब एलोकेट करी है वो क्या करी है, मैन और जॉब। 6 वर्कर है बेटा हमारे पास, वर्कर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 को बेटा आपने जॉब नंबर 3 दी है, 2 को आपने जॉब नंबर 6 दी है, 3 को आपने जॉब नंबर 4 दी है, 4 को आपने जॉब नंबर 1 दी है, 5 को आपने जॉब नंबर 2 और 6 को आपने जॉब नंबर 5। जरा मेरे को इनके ओरिजिनल मैट्रिक्स में से कुछ है, देखो थोड़ी चीज तुम्हारे लिए करो, मेरे पास तो है, मैंने तो क्वेश्चन भी डाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल टाइम है ना वो बता दे। देखो किताब मैं बताऊँ तुम्हारा, मेरे को कहना, मैंने भी कहा था सुबह मैं कंप्लीट करेंगे। और नंबर का जाएगा इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 12 मैट्रिक्स बनाना है, हाँ तो बनानी पड़ेगी बेटा, यही तो प्रैक्टिस करनी है और किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो सवाल नंबर 25 के अंदर बेटा हमारे पास जैसे टाइम लिखा हो बेटा, सवाल इसलिए खोल के दिया ताकि तुम मुझे टाइम बताओ। हाँ जी, आप मुझे बताओ वर्कर 1 के लिए कितना जॉब, वर्कर 1 को जॉब नंबर 3 करने में कितना टाइम लगता है, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो लिखा हो वही का जॉब। क्वेश्चन नंबर 25 अभी तो खोल के दिया था, क्वेश्चन तो वही है, वो आपकी तो सोल्यूशन है। हाँ जी, तो बेटा आप हम लिख रहे हैं टाइम, वर्कर 1 को जॉब 3 परफॉर्म करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। 2 को 6 बताओ, 3 को 4, 4 को 1, 5 को 2, 6 को 5। तो बेटा टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो है 3, 3, 6, 4, 10 और 3, 13 और 9, 22 घंटे। आपका जो मिनिमम आंसर लास्ट में होना चाहिए में वो होना चाहिए 22 घंटे, कि आपका जो जॉब सारा ये आपका काम है वो 22 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके सारे स्टेप्स जो आप असाइनमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम के लिए है। ऐसा हो सकता है कि आपको इंप्रूवमेंट करनी ही ना पड़े क्वेश्चन में, सीधा सीधा आपने स्टेप 3 अप्लाई करा, लाइन ऑपरेशन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर आ गया।
तो वहीं के वहीं आपकी एलोकेशन हो जाएगी, जैसे एलोकेशन आपने यहाँ पर करी। समझ में आ रही है बात? हाँ बेटा, एक काम करो, इसको नोट करो, बिल्कुल वैसे ही नोट करो जैसे जैसे मैंने समझाया। बेटा आधा घंटा तो यहीं पे करने में लगा जिसमें समझ भी रहे हो। तो तुमको करने में आधा घंटा नहीं लगेगा, 15 मिनट से भी छोटा सवाल होता है। मैक्सिमम कितने स्क्वायर मीटर कितने ऊपर हो जाए? नहीं इतनी नहीं होती भाई, वो पेपर के तो 3-4। 3 बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको घर पे करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो या फोटो खींचनी है फोटो खींच लो। 5 वर्कर हैं, 5 जॉब्स हैं। एक जो क्वेश्चन अभी क्लास में किया है और एक ये वाला, दोनों सवाल घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं।